हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खानी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ में बड़े मज़े के साथ में आप चैप्टर देख रहे होंगे। बता दूँ वापस से, हम हैं सीरीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीएसटी फुल कोर्स को पढ़ने की। लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 में हम आ चुके हैं और आज ये चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सप्लाई अंडर जीएसटी का लास्ट पार्ट है। यानी कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, अच्छा हम थे कहाँ सर थोड़ा सा फ्लो याद दिला दो। इतने तीसरा लेक्चर में आ गए सर। देखो हम कहाँ थे। आओ 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 आओ, यहाँ पे आओ। हम कहाँ थे, यहाँ देखो। ये चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट था क्या था। सबसे पहले हमने सीखा सप्लाई का डेफिनेशन। हमने सीखा जीएसटी लिवाई कब किया जाता है, यानी कि हमने सेक्शन 7(1)(a) देखा, 7(1)(b) देखा, शेड्यूल 1 देखा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 4 केस ऐसे हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी हम सप्लाई मान लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट रूल के अलग है। ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा। नाउ आज है थर्ड लेक्चर। आज हम सीखने वाले हैं शेड्यूल 2 और हम सीखने वाले हैं शेड्यूल 3। ये दो चीज़ हम आज सीखेंगे और इसके बाद लास्ट में सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स सप्लाई। क्या बोला कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स सप्लाई। मज़ेदार कॉन्सेप्ट एकदम। तो वो कॉन्सेप्ट हर सम में घुस के आता है, ठीक है। तो हम सीखेंगे इसको आराम से, प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और लास्ट लेक्चर में बाकी रह गई बाय मिस्टेक। वो क्या बाकी रह गया सर? लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सीखा था डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई के अंदर भी 2 सर्कुलर्स थे, वो हमने कवर करने रह गए। छोटे से सर्कुलर थे, कवर करने रह गए। तो ये मुझे याद दिलाना, एक बार लास्ट में इसको कवर कर लेंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 2 सर्कुलर है, एकदम बहुत चिंदी सर्कुलर है, ठीक। वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो ये सीरीज़ का ये लेक्चर पहली बार ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पहले के पहले इस सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे इस सीरीज़ में क्या कब कैसे पढ़ाने वाले वो डिटेल में बताया गया, 12-13 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो देख लो, फिर यहाँ सीरीज़ पे कंटिन्यू करना। बिकॉज अगर वो नहीं देखोगे तो आपको मेरे पढ़ाने का आइडिया, पढ़ाने का स्टाइल, कहाँ से क्या पहुँचने वाला है, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो कृपया करके बीच में से ना देखें, 12 मिनट का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बहुत पका दिया, अब स्टार्ट करो। मैंने कहा चलो सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कर चुके हैं। आज का टारगेट है 2 चीज़। पहला है शेड्यूल 2 एंड देन अपन जाएंगे शेड्यूल 3 में। अब ध्यान से देखो, शेड्यूल 2 में है क्या। शेड्यूल 2 में है क्या? शेड्यूल 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, मैं मान के चलता हूँ कि, या तुम्हें मानना चाहिए, बस कुछ है ना दिक्कतें जो तकलीफ आ सकती है जीवन में एक नॉर्मल टैक्स पेयर को या नॉर्मल इंसान को, उसको ठीक करने के लिए पहले यहाँ बता दिया। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, रेस्टोरेंट में पहले क्या होता था, वैट भी लग रहा था, सर्विस टैक्स भी लग रहा था। अब ये दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि सामान था, वैट कहता था कि जो खाना है वो गुड्स है, लेकिन फिर सेम टाइम पे सर्विस टैक्स कहता था कि बाबा वो जो सर्विस दे रहा है होटल, वो खाना खिला रहा है, मस्त प्यार से सब्जी दे रहा है, रोटी दे रहा है, बिरयानी दे रहा है, राइस दे रहा है, जो भी दे रहा है, वो सर्विस है, तो हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। तो वहाँ बहुत घमासान कन्फ्यूजन था। उसके बाद वहाँ पे अबेटमेंट भी चलता था कि कितना सर्विस है, कितना, ये बहुत कुछ था। जीएसटी वाले पहले से जानते थे कि कुछ दिक्कत है, कुछ अड़चन है, इतने सालों से हमारे टैक्स रिजाइम में आ रही है, तो इस बार इसको नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीज़ों से डिफाइन करके क्या बोल दिया कि ये चीज़ आपके दिमाग में आपको कुछ भी लग रही हो, हमने एक्ट में डिफाइन कर दिया कि ये गुड्स है या कुछ चीज़ें सर्विस है। वैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर डिपार्टमेंट ने साफ साफ क्या बोल दिया, डिपार्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने साफ साफ क्या बोल दिया, बाबा सर्विस है। सर वो खाना तो गुड्स है भाई, सब कुछ सर्विस है रेस्टोरेंट के अंदर, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। सब आएगा, देखो अब यहाँ ध्यान से। आज का लेक्चर बहुत सिंपल रहने वाला है, आराम से देखते हो। सबसे पहले चीज, पहला नंबर 1 में आते हैं, ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुड्स का टाइटल, वही जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसकी बात हो रही है। अब चाहे वो एग्रीमेंट में हो, किसी भी हिसाब से हो, आज हो रहा है या फ्यूचर डेट में हो रहा है, व्हाट्स एवर द केस में भी, इन शॉर्ट कहना है इसे एग्रीमेंट हो रहा है, सेल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसका? टाइटल का, यानी ओनरशिप का। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गुड्स। वो क्या बन जाएगा, गुड्स। सिंपल सी बात, सर्विस थोड़ी है, गुड्स है। सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, क्या चीज़ है गुड्स है, क्या चीज़ सर्विस है, उन चीज़ों की लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन देम। वो बोलता है सिर्फ अधिकार ट्रांसफर कर रहा है,
किस चीज़ का? वो गुड्स को यूज़ करने का, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करा। अधिकार दे रहा है यूज़ करने का, ओनरशिप नहीं दे रहा। कुछ साउंड करा रेंट जैसा। देखो यहाँ लिख भी दिया मैंने, क्या है ये? रेंट जैसा है ना। हम ओनरशिप नहीं दे रहे मगर अधिकार दे रहे इस्तेमाल करने का, तो क्या हो गया? रेंट जैसा। रेंट मतलब जैसा लीज जैसा, और रेंट लीज मतलब क्या होता है? हमेशा सर्विस। ठीक है, ये इजी करने का एक तरीका था बस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें क्या बात कर रहा है? लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम, काम तो एक ही है। अगेन कहने से सब कुछ रेंट जैसा है। क्या है ये? सर्विसेज है। फिर वही सेम कंटिन्यूएशन है। लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, बिजनेस, कम किसी भी काम के लिए हो यार, क्या है सब? रेंटिंग वेंटिंग करना, लीज करना, ये सब क्या है? सर्विसेज है। सर नेक्स्ट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस क्या होता है? अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स। अब इसको इतना गहराई में बोल दिया, सिंपल मतलब क्या मालूम है क्या है? जॉब वर्क। सर जॉब वर्क क्या होता है? अरे सिंपल सी बात, जैसे एग्जांपल आप घर वर बनवा रहे हो, जॉब वर्क इस्तेमाल करते हो। या फिर चलो उसको भी जाने दो, जैसे ये मेरा पावर बैंक है, मेरी कंपनी है, पावर बैंक बनाने की कंपनी है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं पावर बैंक खुद नहीं बनाता, अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाता, मैंने किसी और को बोला भाई मुझे बना के दे दे, वो मुझे बना के दे रहा है। तो वो जो मुझे बना के दे रहा है, वो मुझे बना के गुड्स जो दे रहा है, लेकिन उसका मेन काम क्या है? बना के देना, यानी कि जॉब वर्क। यानी कि वो जो दे रहा है वो क्या है? सर्विस है। बिकॉज ये पावर बैंक बनाने का सारा मटेरियल मैं उसको दूँ। उसको क्या बोल रहा हूँ? सब मटेरियल मैं तुझे दूँ, तो खाली क्या कर? इसका भाई गुड्स बना के मेरे को वापस दे दे मेरे पास। तो भाई सारा माल मैं दे रहा हूँ, सिर्फ काम करा रहा हूँ, तो क्या बन गया? जॉब वर्क। जॉब वर्क बोले तो सर्विस। सर और सिंपल दो ना एग्जाम्पल और सिंपल ले लो। लड़के लोगों, बाइक वाइक है तुम्हारे पास? लड़कियों, स्कूटी बूटी कुछ है क्या जीवन में अपने पास? है ना। कभी वो खराब होती है तो क्या करते हो? खुद ठीक कर लेते हो क्या? कुछ लड़के तो कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से कर लेते हैं। लड़कियां खुद कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। क्या करते हो? रिपेयर वाले के पास जाते हो। रिपेयर वाला आपकी वो एक्टिवा या स्कूटी या बाइक को एक कभी कभी होता है एरर मेजर, तो 1-2 दिन रखता है। रखने के बाद जब आपको वापस देता है, तो क्या आप ये कहते हो कि हम रिपेयर वाले से स्कूटी खरीद के लेके आए? या क्या आपको स्कूटी वाला, रिपेयर वाला बंदा ये कहता है कि बाबा ले मैं आपको स्कूटी बेच रहा हूँ? नहीं, वो क्या कहता है? रिपेयरिंग कॉस्ट मैडम 1000 रुपया दे दो। तो ये जो 1000 रुपये क्या है? जॉब वर्क क्या है? अब बताओ, गुड्स है कि सर्विस है? अब बराबर आंसर आया, सर्विस है। ठीक है, सो वो सर्विस है। मैं लिख दिया प्यार से, जॉब वर्क है यार। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, अपने गुड्स किसी और को बेच रहे हो तो क्या है? वो गुड्स ही तो है। ठीक है। फिर गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। ये देखो ध्यान से, बिजनेस के एसेट है, हमने क्या किया? उसको प्राइवेट यूज में लिया या फिर किसी और पर्सन के लिए अवेलेबल किया इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, बट वो बिजनेस का पर्पस तो नहीं था। मेरे के बाद ध्यान से सुनो ना। ये मेरा सेकेंडरी फोन है। अब ये जो फोन है, ये फोन मेरा बिजनेस का एसेट है। मेरे एक बंदे ने मुझसे मांगा ये फ़ोन मुझे दे दे 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए मैं फ़ोन दे रहा हूँ, फ़ोन बेच रहा हूँ क्या? नहीं, एक बिज़नेस का एसेट है मेरे, 1 महीने के लिए दे रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए। मेरा बिज़नेस का एसेट यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, ओनरशिप तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब कुछ तो पैसा लूँगा। क्या ये? सर्विस है, वही बता रहा है। बोलो मैंने क्या लिख दिया वापस से? रेंट जैसा। क्लियर है? क्लियर। ये देखो ध्यान से, ये देखो मैंने ऐसे टैग लिखे ताकि याद रहे। बेचारा, सर क्या है बेचारा? बेचारा थोड़ा और अच्छा करते हैं, लेट मी राइट हिम मिस्टर बेचारा। मिस्टर बेचारा क्या है? देखो ध्यान से, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before the ceases to be taxable person। अब ये क्या है सर? ध्यान से सुनो। सपोज आपका एक बिजनेस है। अब नॉर्मली क्या होता है, आप वो एसेट बेचते हो, मतलब स्टॉक वॉक सब बेचते हो ना, जो भी स्टॉक रखा है आपने गुड्स वो बेचते हो,
वो बेचते हो तो सप्लाई मानते हैं, सप्लाई मानते हैं तो जीएसटी भरते हो और सरकार को पैसे मिल जाते हैं उसके जीएसटी के। नाउ ध्यान से सुनो, तुमको आज बिजनेस बंद करना है, ये आज तुम्हारी मृत्यु हो गई, खुदा ना खास्ता, ठीक है, भगवान ना करे, आज तुम्हारी मृत्यु हो गई, क्या बिजनेस तुम्हारा भूत चला सकता है? आंसर इज नो। बिजनेस तो इंसान चला सकता है। या तो आप चले गए या आपने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन या बंद गए या चले गए, कुछ भी हो गया, जिस दिन आपका ये काम तमाम हो रहा है उस दिन आपके फैक्ट्री के अंदर स्टॉक पड़ा है, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। स्टॉक का क्या होगा? सरकार कहती है भैया अगर तुम्हारा बिजनेस बंद कर रहे हो या तुम टपक रहे हो, जो स्टॉक तुम्हारे पास अंडरलाइंग स्टॉक पड़ा है ना, उसको हम ये मान लेंगे कि तुमने खुद ही खुद को बेच दिया। हम कहते हैं इसको डीम्ड सेल। तुमने खुद ही खुद को बेच दिया, और खुद ही खुद को बेचा मतलब सेल पैसे बेचा, मतलब उस पर जीएसटी भरो, रिटर्न भरो और सरकार को जीएसटी दे दो। सर ये कैसी बात है? अरे गवर्नमेंट पता क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सेफ खेलती है। गवर्नमेंट जानती है आप लोग शाणे हो सकता है बहुत सारा आईटीसी क्लेम कर लो, बहुत सारे मजे उठा लो और फिर वो स्टॉक को आप किसी को बेच दो अनऑफिशियली कैश में, और आप ये कह दो गवर्नमेंट को कि हमने तो बिजनेस ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट बोलती है बेटा ये नहीं चलेगा, तूने आईटीसी क्लेम किया और तू मजे मार रहा है, ठीक है बिजनेस बंद कर दिया ना, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है ना, कुछ तो करेगा तू उसका? नहीं, कुछ तो करेगा ना, क्या करेगा? बेचेगा ना। अब तू बेच या समझ सको, हम क्या मान लेंगे तूने खुद को बेच दिया, अब भाई भर दे काम का, जीएसटी भर उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर ये दोनों में से कुछ एक्सेप्शन फॉल होता है तो फिर हम उसको डीम्ड सप्लाई, खुद को सप्लाई क्या नहीं मानेंगे। पहला, बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न। आपने बिजनेस बंद कर दिया मगर आपने पूरा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया, अब वो बंदा उस बिजनेस को चलाने वाला है। आपने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो बिजनेस अब चलाने वाला है, यानी कहने से आपका स्टॉक उसका स्टॉक बन गया। जब आपका स्टॉक उसका स्टॉक बन गया तो वो उस स्टॉक को नॉर्मली बेचेगा, जैसे बेचते हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर, तो अपने आप गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाएगा। इस केस में आपका जब बिजनेस बंद भी कर रहे हो तो आपके स्टॉक पे सरकार डीम्ड सप्लाई नहीं मानेगी, यानी कि वो आपको खुद को सप्लाई किया ऐसे नहीं मानेगी। क्यों? गवर्नमेंट को जीएसटी से मतलब है, तुम माल बेचो या कोई और माल बेचे, की फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, या फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ये क्या चीज़ है? सेकेंड एग्जाम्पल, आप टपक गए। अब टपक गए, सरकार ने क्या बोला? तुमने खुद को बेच दिया, लाओ जीएसटी भरो। लेकिन इमीडिएटली एक बंदे ने आके क्या बोला, जो मेरा लीगल हेयर्स, कानूनी हेयर्स था, लीगल हेयर्स, उसने क्या बोला? सर वो मर गया है लेकिन मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इस बिजनेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप समझ रहे बिजनेस रनिंग ही है, तो आप ये पूरा माल जो पड़ा है डीम्ड सप्लाई मत मानो, मत मांगो जीएसटी अभी का। गवर्नमेंट बोले कि ठीक है, हमको बिजनेस चलने से मतलब है, माल बिकना चाहिए जीएसटी इनवॉइस के अंदर, आज नहीं तो कुछ महीने बाद बेच दो। लेकिन अगर तुम कहते हो कभी कुछ नहीं बेचोगे तो हम मान लेंगे तुमने खुद को बेच दिया है। समझ में आया? ये दो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है तो भैया तुम्हारा स्टॉक फंस गया, मतलब खुद को खुद पे सिर मान लिया, ऐसे मानना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ के अंदर फर्स्ट सब पॉइंट क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, आपने ध्यान से देखा होगा, जब हमने पहली बार गुड्स का डेफिनेशन देखा था, वहाँ पे हमने साफ साफ देखा था, वहाँ पे सिर्फ मूवेबल गुड्स थे, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं कहलाता जीएसटी पर्पस के लिए। एक सेकेंड रुक जाओ। अभी आप बोलोगे सर मेरे वो चाचा ने, काका ने, मामा ने, पापा ने, नाना ने, इन्होंने किसी ने फ्लैट लिया था, उस पर जीएसटी लगा था, तो आप तो गुड्स तो है, आप कैसे बोलते हो गुड्स नहीं है, जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे? मैंने कहा रुको ना, थोड़ी देर रुक जाओ। इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, फ्लैट के ऊपर सारी बात करते हैं, करेंगे सारी बात, पेट भर के बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी करें क्या? बोलो अभी करना है क्या? सर अभी करना है। लो अभी करो, लो। तुम यार दुखी मत होया करो यार। लो, तुम बोलते हो सर आगे जाके आप सर भूल गए तो, जैसे आप उस दिन भूल गए थे, गजनी बन गए तो। मैंने कहा छोड़ो यार, लो अभी लो। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पूरे जीएसटी में जगह जगह काम आएगा, परेशान करेगा। आराम से प्यार मोहब्बत के साथ सीट की पेटी बांध ले, कान में ईयरफोन डाल ले। अगर आपने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है तो वापस थोड़ी सी कम कर लेना अगले कुछ मिनट के लिए, और आ जाइए मेरे साथ। ये देखो, ये है एक, अरे यार, ये है बिल्डर,
ठीक है, ये है हमारा बिल्डर। और ये बिल्डर क्या कर रहा है, ये बिल्डर बिल्डिंग बनाने वाला है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने वाला है। यहाँ पे इसकी ऑफिस है। अब ये है आम, अरे तुम और मैं गरीब गरीब लोग, तो तुम कहाँ से गरीब, मैं गरीब, ये मैं हूँ, इनमें मैं हूँ और कुछ बाकी मेरे दोस्त लोग हैं। हम कौन है, वी आर कस्टमर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो घर है ना, इसमें से हमें घर खरीदना है। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी बिल्डिंग रेडी नहीं हुआ है, बिल्डिंग रेडी नहीं हुआ है। इस बिल्डर ने खाली फोटो दिखाया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फोटो। बिल्डर ने फोटो दिखाया और फोटो दिखा के हाँ जी, बिल्डर ने फोटो दिखाया और फोटो दिखा के बिल्डर ने बोला देखो आपका सपनों का महल, सपनों का घर इस तरह से बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कस्टमर ने कहा, मैंने कहा सर बताओ बिल कितना आएगा, कितना पैसा देना है। बिल्डर बोलता है देखो भैया हम आपको फ्लैट बेचेंगे 1 करोड़ का। मैंने कहा वेरी गुड थैंक यू। मैं जैसे ही चेक देने वाला था उसने बोला रुको सर 1 करोड़ में जीएसटी भी दे दो। अब मान लो समझो उसने एग्जाम्पल जीएसटी मांगा 5%, तो 1 करोड़ पे 5% कितना होगा, 5 लाख। तो कहना है से 105 लाख रुपया मेरे से बिल्डर मांग रहा है। नॉर्मल केस में यही होता है, नॉर्मल केस में यही होता है, नॉर्मल केस में यही होता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया था, बिल्डर ने क्या दिखाया, बिल्डर ने फोटो दिखाया। मतलब कहना है से घर रेडी है क्या, अरे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, घर रेडी है क्या। नहीं सर घर रेडी नहीं है। इस सिचुएशन पे जहां पे मैं एक घर खरीदने जा रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, घर दुकान मकान 4 दीवारी का कुछ भी हो, अगर मैं वो खरीदने जा रहा हूं, अगर वो रेडी नहीं है, सर रेडी का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, रुको ना यार। मैं बोल रहा हूँ अगर वो घर रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस केस में जब मैं घर खरीद के बिल्डर को पैसा देता हूँ ना, उस पर जीएसटी चार्ज होता है। क्यों मालूम है क्यों, क्योंकि आपने इस केस में गवर्नमेंट ये मानती है कि घर तो रेडी नहीं है, फिर भी आप पैसे दे रहे हो, मतलब आप घर थोड़ी खरीद रहे हो। बिल्डर ने आपको सपनों का महल दिखाया फोटो में, और आप थोड़ी फोटो खरीदा, आप तो घर खरीदना चाहते हो, लेकिन आपने वो फोटो देख के उसको पैसे दिए, उसको क्या बोला, बिल्डर तू मुझे घर बना के दे। आपने बिल्डर को पैसे दिए, आपने बिल्डर को बोला बिल्डर साहब मुझे घर बना के दे, मतलब आप किसी से घर बनवा के ले रहे हो, मतलब सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो जब फोटो वाली बात होगी तब हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस। गुड्स तो है ही नहीं ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गुड्स होता ही नहीं है, लेकिन वो बनाने के लिए जो बंदा सर्विस कर रहा है, लेबर कर रहा है, वो सर्विस में तो आ जाएगा ना। और घर तो रेडी नहीं है, तो आपने पैसे दिए वो लेबर को काम करने के लिए, इन शॉर्ट वाया बिल्डर, तो ये तो सर्विस में आ गया, और सर्विस पे तो जीएसटी है ही। तो ये 1 करोड़ पे जो 5% जीएसटी मांगा, वो क्यों मांगा, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन सर्विस में आ गया। सर तो कब आप जीएसटी लगता नहीं लगता है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ये मेरा जो लाल वाले में है ना, ये समझ लो एक हट, लाल वाला एग्जाम्पल 1 था, लाल वाला एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 लेते हैं पर्पल में। इसमें क्या होगा ना, लेट मी राइट हियर, घर इज रेडी। अब भैया घर रेडी है, अगेन मैं कस्टमर हूँ, घर लेने गया, घर रेडी है, मैंने पूछा सर घर कितने का, बिल्डर ने बोला फॉर एग्जाम्पल घर है 10 करोड़ का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर और कुछ जीएसटी वीएसटी, बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा सर मेरे दोस्त ने 3 साल पहले लिया था, उसने तो जीएसटी भरा था घर खरीदने, और आप कहते हैं सर घर पे कोई जीएसटी नहीं है। मैंने कहा बेटा सुन, उसने, तेरे दोस्त ने जो घर लिया था ना, वो रेडी नहीं था, कंस्ट्रक्शन में था, इसलिए जीएसटी लगा। तेरे केस में हमारे सब घर रेडी पड़े हैं, घर रेडी। तो तुम्हारे दोस्त सपनों का महल बनाने का पैसे दिया था, तू सपनों का महल खरीदने आया, और सपनों का महल यानी जब घर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तू खरीदने आया ना, तो वो प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन से बाहर है। अब कंस्ट्रक्शन तो ये है ही नहीं, घर तो बन चुका है ऑलरेडी। बना हुआ घर यानी कि
पूरा का पूरा प्रॉपर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है बिकॉज ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। कोनो दिक्कत हो कृपया करके हमका कमेंट कर दियो तो हर सब डाउट दूर कर देगी, ठीक बा। अरे यार क्या खुल गया ये, अरे ये भी क्या खुल गया, देखो यहाँ पे आ जाओ अभी। जिसको इतना नहीं समझा उसको दोबारा सुनो, मजा आ जाएगा। इसके बाहर इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, यानी कि वही जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके देगा वहां पे क्या होगा, उसको सर्विस मान ले जाएंगे। लेकिन घर ही परचेज कर रहा है तो वो क्या मानते हैं, तो मानते हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है प्रॉपर, कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है तो जीएसटी से भी बाहर है। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो जरा। नेक्स्ट है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई इंटेंजिबल एसेट है जो आप किसी को यूज करने दे रहे हो कुछ समय के लिए। यूज करने दे रहे हो मतलब क्या है, अगेन कहने से अपना फेवरेट वर्ड क्या था, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे क्या, कहा था ना मैंने, यूज करने दे रहे मतलब क्या कहना है, अगेन से रेंट जैसा, तो लिख देने का रेंट जैसा। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ये किसी भी किस्म का गुड्स बेच रहे हैं नहीं, ये सब काम करके दे रहे हैं, डिजाइन बना के दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके दे रहे हैं, इसमें गुड्स नहीं, ये सब क्या है, प्रॉपर सर्विस है। यहाँ तो दिक्कत वाली बात नहीं है। Agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or not to do an act। भाई किसी को बोल रहे तू ये काम मत करना, उसके पैसे उसको मिल रहे, ये काम मत करना, काम करना या काम मत करना सर्विस ही तो है। सामान बेचना खरीदना गुड्स में आता है, सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, सिर्फ अधिकार दे रहे यूज करने का, ओनरशिप नहीं दे रहे। अगेन ये भी क्या होता है, कहने से ये भी क्या है, रेंट जैसा। तुम्हें समझेगा कि मैं ऑलमोस्ट चीज़ें ना ज़्यादा बिलीव करता हूँ चीज़ों को सिंपल करने में। आई डू नॉट लाइक टू कीप थिंग्स डिफिकल्ट, एंड अपन इसी प्रकार के ज़रा बचपन से। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, इसको भी सर्विसेज मानते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक है सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनीथिंग। पता है ये क्या है मालूम है, ये वही आपका रेस्टोरेंट वाला जो चीज़ है ना, जहाँ पे भी आपको खाना, ये कैफ़े खाना पीना सब मिलता है, ये सब क्या है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है। तो वो क्या है, उसको क्या मानते हैं, आपको लग रहा है खाना गुड्स है, डिपार्टमेंट ने क्लियर करके क्या बोलते हैं साहब, भाई साहब वो सर्विस है तो वो सर्विस है। अब जिद नहीं करने का, क्यों, सर्विस ही है वो, क्योंकि मेन वो गुड्स तो कहीं भी से आप रेडीमेड जब खरीद के लेके आते हो तो गुड्स हो गया, लेकिन आप वहाँ बैठ के खा रहे हो, पूरा एम्बियंस एंजॉय कर रहे हो, मजे ले रहे हो उस एम्बियंस के, तो वो सब क्या है, सर्विस है। अच्छा नेक्स्ट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलो बता देता हूँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको आता भी होगा, जब बस ये आप लोग, बस मुझे पता है मेरी क्लास ले रहे हो, आपको आता ही है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये दीवार है, मेरे घर की दीवार है, मुझे इस पर कलर करवाना है, तो पता क्या करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है कलर करवाने के, ध्यान से सुनो, मुझे मेरे घर की वॉल पे कलर करवाना है और मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैंने बुलाया एक कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने क्या बोला, भाई साहब कलर कर दे घर के अंदर, तो पता है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर कलर करने का 10,000 लूँगा और कलर आप ला के दोगे। या फिर वो बोलेगा कि सर कलर करने का 10,000 लूँगा और कलर यहाँ से मुझे लेके आप दे देना। एक बात बताओ, ऐसे केस में उसको कलर कौन दे रहा है, कलर तो मैं दे रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कलर कर रहा है, लेबर से कलर करवा रहा है। सोच के बताओ, ये तो सर्विस है ना, ये तो प्योर सर्विस है। वो कलर बेच रहा है क्या आपको कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, वो क्या बोल रहा है, कलर ला के दो, मैं सर्विस, मतलब मैं कलर करके दे दूंगा, सर्विस है। सेकंड एग्जांपल, उसने कहा 10,000 लूंगा
कलर आप लाके, तो मैंने क्या बोला, भाई साहब सब छोड़ दे, तू मेरे को ये बता, कलर भी तू लेके आएगा, पानी भी तू लाएगा, डिस्टेंबर भी तू लाएगा, ऑयल पेंट तू लाएगा, सब तू लेके आएगा, सिर्फ ये बता दे क्या लेगा, ओवरऑल कितना लेगा। तो अब कलर वाला क्या बोलता है, सर मैं टोटल आपसे 30,000 लूंगा, जिसमें कलर वलर सब मैं आपको लाके दूंगा। अब आप कह सकते हो, आपको मन में दुख हो सकता है, सर अब तो वो आपको सामान भी दे रहा है, यानी कि आपको कलर भी बेच रहा है, साथ में आपको सर्विस भी दे रहा है, तो ये तो सर्विस और गुड्स दोनों हो गया। ये कन्फ्यूजन पहले भी था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ साफ क्या बोल दिया, भैया वो भले ही साथ में तुमको गुड्स भी दे रहा है और साथ में तुमको सर्विस भी दे रहा है पेंट करने की, इस पूरे के पूरे अमाउंट को हम क्या मानेंगे, सर्विस। अब इस सर्विस का नाम क्या रख दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। समझ में आया? सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या ऑफिस या फैक्ट्री कुछ भी है, अगर आप वो बनवा रहे, अगर उसको कुछ काम करवा रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। इस पे चाहो तो आप कुछ चीज़ें और देख सकते हो, पेज 2.49 पे देखो, इधर 2.49 बहुत दूर हो गया 2.49। देखो यहाँ पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, एडिक्शन, इंस्टॉलेशन, कुछ भी हो, किसका, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया पहले, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस ही रहेगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। अब सर ये क्या चीज़ है? पता है, हम बहुत सारी एसोसिएशन देखते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक एसोसिएशन बनाते हैं 10, जैसे समाज वाले, कई रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अनइनकॉर्पोरेट नहीं करते, अवे ही बोल देते हैं ये हमारा समाज है, और समाज की एक एसोसिएशन बन जाती है। तो अब क्या करते हैं, वो जो एसोसिएशन है वो क्या देती है, वो गुड्स देती है। किसको देती है? अपने मेंबर को, यानी कि अपने समाज वालों को कुछ गुड्स बेचती है, शायद सस्ते में या आधे रेट में, कैसे भी बेचती है, गुड्स दे रही है ना। तो सरकार ने क्या बोल दिया साफ साफ, भाई साहब गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, ये सिंपल था। अच्छा, अब मैं शेड्यूल 3 पे जाऊँ, उसके पहले कुछ और सर्कुलर थे जो पेज 2.49 से 2.52 पे पढ़ने, और ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर, सर ये सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर एक्ट से बाहर नहीं होते, सर्कुलर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन होता है कि इस जगह पे शायद बहुत सारे लोगों को देश में तकलीफ हो रही थी, प्रैक्टिशनर्स को तकलीफ हो रही थी, और हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट को मेल किए, सर ये दिक्कतें हो रही है, क्या करें। और वहाँ पे डिपार्टमेंट देखता है कि एक क्वेरी अगर 100 बार, 100,000 बार, लाखों बार लोगों से आ चुकी है, तो उस पर निकालता है क्लैरिफिकेशन कि भैया इसमें ये चीज़ होती है, तो ये होती है क्लैरिफिकेशन। चलिए पढ़ते हैं क्लैरिफिकेशन। ये देखो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन मस्त है। ये इसमें मैं हर एग्ज़ाम में देखता हूँ, अब स्पेसिफिकली मैं तो पिछले 2 एग्ज़ाम से देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो है ना इस बारे में डाउट पूछते ही पूछते हैं। देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी, टेनेंसी राइट का टैक्सेबिलिटी क्या है। अब ये देखो, थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं, मज़ा आएगा, पक्का मज़ा आएगा। मैंने को लिख के रखा है यहाँ पे, हैंड एनोटेशन आपको देखनी है, तो हम चलते हैं हैंड एनोटेशन की तरफ। हाँ, हैंड एनोटेशन पे तो हम आ गए। कहाँ है टेनेंसी राइट? ये देखो, मैंने आपके लिए एकदम मस्त चार्ट बनाया, एकदम भारी। क्या बोलते पब्लिक, सर भारी ना, एकदम भारी। देखो यहाँ पे होता क्या टेनेंसी के अंदर, एक ये जो सिस्टम पूरा क्या हुआ है, एक लैंडलॉर्ड होता है, ये लैंडलॉर्ड मतलब ओनर। ये ओनर क्या करता है, ये एक टेनेंट है, ठीक है। ये ओनर टेनेंट को कुछ राइट देता है। सपोज करो मैं टेनेंट हूँ, वो गरीब मैं ही हूँ टेनेंट, ठीक है। तो यानी क्या किया, एक लैंडलॉर्ड ने, एक ओनर ने मुझे राइट दिया। कौन से राइट? टेनेंसी राइट। ध्यान से सुनो, जब ओनर मुझे रहने का परमिशन दे रहा है, मतलब तो वो तो मुझे रहने का राइट दे रहा है। रहने का राइट अलग है, रहने का राइट मतलब क्या, वो तो प्रॉपर रेंट हो गया, सर्विस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत क्या है, देखो ध्यान से, वो जो लैंडलॉर्ड है ना, वो मुझे टेनेंसी के राइट दे रहा है, मतलब वो मुझे कह रहा है
कि तू या तो खुद रेंट पे रह ले या किसी को रेंट पे बेच सकता है, किसी को भी रेंट पे दे सकता है, तेरी मर्जी। मेरे को रेंट पे देने का राइट मिल गया वहां से। रेंट पे जब देने का राइट मुझे ओनर से मिल गया है तो मुझे बदले में कुछ तो देना पड़ेगा उसको। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है इस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहूं, हो सकता है प्रॉपर्टी मेरे पास तो राइट है, मैं किसी को भी सबलेट कर दूं। अगर मैं खुद रहता हूं तो मैं क्या क्या दूंगा लैंडलॉर्ड को? सबसे पहली बात, जो मैंने राइट परचेज किया रेंट पे देने का, उसके बदले में उसको राइट का प्रीमियम दूंगा, जिसका नाम क्या होता है? टेनेंसी प्रीमियम। टेनेंसी प्रीमियम को इस टर्म में क्या बोलते हैं? पगड़ी। मैं उसको पगड़ी दूंगा, पगड़ी नहीं है, टेनेंसी प्रीमियम है ये, जो मैंने अधिकार लिया है किसी को रेंट पे देने का, उसका प्रीमियम है। लेकिन मेरे को अधिकार क्या थे? किसी को भी रेंट पे देने, रेंट पे रहने दे दूं या खुद रेंट पे रह लूं। अब सपोज करो मैं खुद ही रेंट पे रह रहा हूँ, ये जो प्रीमियम दूंगा ये तो वन टाइम जाएगा इनिशियली। जो राइट लिया, एग्रीमेंट कुछ टर्म होगा कि तेरे पास ये राइट है 3 साल के लिए, तो उस टर्म के लिए एक ही बार देना है पगड़ी, पगड़ी एक ही बार देते हैं। लेकिन पीरियोडिक बेसिस पे जो भी डिसाइड हुआ है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, व्हाटएवर द केस में भी, वो रेंट तो मुझे देना पड़ेगा ना लैंडलॉर्ड को। रेंट देना पड़ेगा ना लैंडलॉर्ड को। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियोडिक रेंट। रेंट मैं कब तक दूंगा? जब तक मैं ऑक्यूपाई करता हूँ तब तक दूंगा। तो फिलहाल क्या है? फिलहाल पोजेशन मेरे पास है। यहाँ तक कोई दिक्कत कहानी में? सर कहानी पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब ठीक है। सेकेंड केस, अब क्या होगा? मेरे पास तो राइट था, अब मैंने क्या किया? अब मैंने वो टेनेंसी राइट किसी सी नाम के बंदे को बेच दिया। मैंने कहा ले भाई तू रख ले इस राइट को। नाउ अब क्या होगा? ये राइट जैसे ही मैंने सी को बेचा, क्योंकि आई कुड सेल एंड आई सोल्ड इट, टेनेंसी राइट सी को बेचा, अब टेनेंट को क्या होगा? ऑब्वियसली अब ये सी से पगड़ी के रुपए लेगा। भाई मैंने पगड़ी दी थी और ये राइट लिया था, अब ये मैं किसी और को बेच रहा हूँ, तो किसी और को बेच रहा हूँ तो मैं उससे पगड़ी ले लूंगा। पगड़ी बोले तो टेनेंसी प्रीमियम। नाउ अब देखो ध्यान से, अब अगेन सी के पास भी ऑप्शन है, या तो वो खुद रहे या वो राइट किसी और को बेचते। अब सी को खुद रहना है। अब ध्यान से देखो, लैंडलॉर्ड को वैसे क्या ही मतलब कि मैं ये प्रॉपर्टी किस को रेंट पे दे रहा हूँ, उसको तो अपने पीरियोडिक रेंट से मतलब है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ? पगड़ी तो मैंने एक बार सी से ले लिया, पगड़ी मैंने एक बार सी से ले लिया, लेकिन जो पीरियोडिक रेंट है वो तो सी मेरे को ही देगा, और किसको दूंगा मैं? वो मैं लैंडलॉर्ड को दे दूंगा। सिंपल सी कहानी है, जो भी एग्रीमेंट टर्म्स उसमें दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो, लेकिन अब इनके एग्रीमेंट में कई बार कुछ ऐसा भी लिखा होता है कि अगर मैं ये किसी और को दे रहा हूँ, यानी कि मैं जब सी को रेंट पे दूंगा तो जो रेंट सी मेरे को देगा ना, उसमें ना डिवाइडेशन होगा, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है कि ये डिवाइड होगा लैंडलॉर्ड और मेरे बीच में एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का मेन मतलब क्या है? मेन मकसद ये था ही नहीं कि मुझे वहां पे रहना है। मेन मकसद तो ये था कि हम कुछ अलग चला रहे हैं, हम रेंट पे देने का राइट बेच रहे हैं और फिर वही राइट में किसी और को बेच रहा हूँ, किसी और को बेच रहा हूँ। हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर लिया। सीधा वो मुझे रेंट पे देता, मैं रेंट पे रहता, वो तो सीधा नॉर्मल रेंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंट पे देने का राइट दे दिया मेरे को, यानी अब मैं जिसको चाहूँ रेंट पे दूं बिना एनओसी के, कोई टेंशन नहीं है। सर इतना पका दिया, समझा तो दिया, अब बताओ इसमें टैक्सेबिलिटी क्या है? मैंने कहा सुनो, ये देखो, अब ये वाला स्टार देखो, ये स्टार जब लैंडलॉर्ड ने इसको दिया था ना, यहाँ का एक स्टार देखो, और जब मैंने सी को दिया यहाँ का एक स्टार देखो। टेनेंसी राइट था, यहाँ देखो, सच ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बस इसी के लिए हमने पूरा का पूरा प्रोविजन सीख रहे थे। रुको अभी, रुको। जो टेनेंसी राइट लैंडलॉर्ड ने मुझे दिया, यही राइट मैंने किसी और को दिया। एक सेकेंड ना, वो जो रेंट दे रहा हूं मैं उस लैंडलॉर्ड को या सी मुझे, वो तो बाय डिफॉल्ट सर्विस ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेनेंसी राइट, जो पगड़ी खरीद के पगड़ी बेची जा रही है, इससे सिर्फ टेनेंसी राइट की बात हो रही है। ये राइट क्या है? ये राइट को भी क्या बोला? इसको क्या बोला कि भैया ये सर्विस ही है। बस यही था यहाँ का क्लैरिफिकेशन सर्क्यूलर। अच्छा सर ये डाउट आया क्यों? दिक्कत क्या था? ये प्रैक्टिकल डाउट आया था। डाउट क्यों आया था? जो टेनेंसी राइट बेचते हैं ना, इस पे कई बार काफ़ी स्टेट्स के लॉज के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी भरना पड़ता है। और नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किस में भरना पड़ता है? नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किस में भरना पड़ता है? ये भरना पड़ता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। आपने सुना होगा कि घर बेचते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है,
ऑफिस बेचते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है प्रॉपरली, या गुड्स पे लगता है नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी, जो भी गुड्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं उस पर नॉर्मली बिल्डिंग वगैरह पे लगता है। आप ये समझ लो, काफ़ी आपके लिए। तो लोगों को कन्फ्यूजन था, प्रैक्टिशनर को कन्फ्यूजन था, प्रैक्टिशनर्स को कन्फ्यूजन था कि बाबा ये तो राइट है, लेकिन इस पर स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, मतलब तो गुड्स जैसा हो गया ना। डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भैया, ये सर्विस है, भले ही आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ रहा है तो भी ये सर्विस है। बट अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन सुनो, बट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस इज एग्जेम्प्ट। ये ध्यान रहे, सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने वाला घर, रेसिडेंशियल हाउस किसी को दिया रहने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस किसी को दिया ऑफिस चलाने के लिए, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। कमर्शियल प्लेस दिया किसी को रहने के लिए, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। कमर्शियल प्लेस दिया किसी को ऑफिस खोलने के लिए, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। रेसिडेंशियल हाउस किसी को दिया है घर की तरह, घर में रहने के लिए, ये दोनों कंडीशन मीट होगा तब एग्जाम माना जाएगा। पक्का? ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी पढ़ना है, रीड एसएम लास्ट पैरा, तो ये हम पढ़ेंगे। ये मैंने पूरा लिंकेज कर रखा है ताकि ना जो पढ़ना है ना वो आपको समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअल जाके सीधा किस पे टूट पड़ना है। यहाँ क्या लिखा है? Hence, grant of tenancy right in a residential dwelling for use as a residence dwelling against tenancy premium और periodic rent और both is exempt। कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए घर, रहने के लिए यूज कर रहे हैं, exempt। लेकिन as regards service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against the consideration in the form of portion of tenancy premium is liable to GST। ये इसकी बात कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड ने मुझे राइट दिया, मैं खुद रह रहा हूँ, सपोज वो घर था, रेजिडेंशियल घर था, लैंडलॉर्ड ने मुझे घर की तरह रहने के लिए दिया और मैं घर पे रह रहा हूँ, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ सर्विस सभी केस में है, सिर्फ एग्जेम्पशन की बात हो रही है ये वाली। लेकिन लैंडलॉर्ड ने मुझे दिया, ये घर ही है, और ये मैं किसी को सी को दे रहा हूँ कि तू इस घर में रह ले, और सी घर में रह रहा है, घर में तो सी रह रहा है ना, घर में तो सी रह रहा है ना। यानी कि इस केस में जो ये टेनेंट बेच रहा है ना इस राइट को, ये जीएसटी के लायबल है, क्योंकि ये उस घर के राइट्स को ट्रेड बना के मजे मार रहा है। बोला नहीं चलेगा, लैंडलॉर्ड है, रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल यूज के लिए किसी को दे रहा है, वो उसमें यूज कर रहा है, तब तो माफ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन भैया वो किसी और को बेच रहा है, तो जो बेच रहा है ना, ये जो टेनेंट यानी कि मैं किसी को बेच रहा हूँ ना, मेरे को जीएसटी लग जाएगा, मेरे लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सर आप तो बहुत डीप में ले गए। अरे मैंने बोला क्या करूँ यार, क्या करूँ, ज़रूरी है। अब जिस तरह से आपका ICI आपका लेवल इंक्रीज करते जा रहा है एग्जामिनेशंस का, अगर आप इस डीप लेवल से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। और अपना फंडा बहुत सिंपल है, अपन कोई सर्विस फ्री देवे या उसके पैसे लेवे, अपन जब सर्विस देते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आपने मुझे 10-10, 12-12 हज़ार दे रखे हैं सब्जेक्ट पढ़ाने के, और वो 12 हज़ार के मुझे पूरी सर्विस आपको देनी है, और वो सर्विस देने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत मैं करूँगा। ठीक है? क्योंकि भले ही बोलने के लिए फिर एक्चुअली फ्री थोड़ी है, ये आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, टाइम की भी तो वैल्यू होती है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना खुद का ना आपका, इसलिए आई विल गो डीप इनटू इट। आपको डीप चीज़ें नहीं पसंद है, आई एम सॉरी, मैं तो डीपली ही जाके पढ़ाऊंगा, बिकॉज अब डीप पढ़ाना ज़रूरी है। चलो सेकेंड क्लैरिफिकेशन, ये क्या है? जॉइंट वेंचर बीइंग अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्परेरी एसोसिएशन। अब आपने सबने सीख रखा है 12th में जॉइंट वेंचर क्या होता है। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है जहाँ पे 2 लोग तो 4 लोग 5 लोग साथ में आते हैं, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ब्रिज बनाया, डैम बनाया, कुछ भी बनाया, ब्रिज डैम बनाने का काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। दिस इज टेम्परेरी पार्टनरशिप जैसा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, क्या आपको उसे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 4 पार्टनर्स हैं in a joint venture including the operating member and each one contributes 100। 4 joint venture के जो co-venturers है 4, सबने 100 रुपये लगाए, 400 रुपये जमा हो गए, और क्या किया, वो जो बंदा सब संभाल रहा था 400 सबसे जमा किए और 400 का एक मशीन खरीद के लेके आ गया। अब इस केस में ना
द अबव केस कैश कॉल विल नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। कैश कॉल मतलब पता किसकी बात हो रही है, ये जो 100 रुपये सबसे लिए ना मांग के, उसको कैश कॉल बोल रहे हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको कैश कॉल बोल रहे हैं। बोला ऐसे केस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज चारों से पैसे मांगे, बाहर थर्ड पार्टी के पास जाके मशीन खरीद के लेके आ गए, तो यहाँ कैश कॉल पे कोई जीएसटी नहीं। देखो दोबारा चीज, दोबारा आप देख लो कैश कॉल का मतलब देखो, कैश कॉल क्या बोलते हैं देखो ध्यान से, कलर चेंज करते हैं। Cash calls are raised by an operating member of the joint venture on the other member in proportion to their participating interest in the joint venture to meet the expenditure on the operations to be carried out as per the approved work program and budget। ठीक है, जो मैंने कहा वही है, कोई भी काम करना है, कैपिटल रेस किया चारों पार्टनर से आपस में, किसी और से जो सामान चाहिए वो सामान ले लिया, तो ये जो कैश कॉल लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कैश कॉल आया, कैपिटल आया ना, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अगेन 4 पार्टनर थे, 4 को वेंचर्स थे, सेम एक ऑपरेटिंग मेंबर था, यहाँ पे भी संभालने वाला मैनेजर, 100 रुपये सबसे जमा किए, ठीक है, वेरी गुड, अगेन सेम एग्जांपल, 400 रुपये जमा हो गए। ऑपरेटिंग मेंबर ने क्या किया ना, यूजेस इट्स ओन मशीन एंड परफॉर्म्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर। ये लो भाई साहब, चारों से मिलके 400 रुपये जमा किए और नया मशीन नहीं लाया, उस मैनेजर के पास खुद का मशीन था, उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब can I say in the above case operating member uses its own machinery and is therefore providing service within the scope of supply। पहले केस में जब कैश कॉल किया था तो वहां पे दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन सेकेंड केस में क्या हो गया, सेकेंड केस में खुद की मशीन बिजनेस में लाके 400 रुपये ले लिए और खुद की मशीन लगा दी वहां पे यूज करने के लिए, खुद की मशीन यूज करने के लिए लगा दी, मतलब कहने से सर्विस, ठीक है, बस ये क्लैरिफिकेशन था। लास्ट क्लैरिफिकेशन, डोंट वरी, क्या है ये, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। नाउ ये क्या है, PSLC आर अकाइन यानी कि सिमिलर टू फ्रीएबल ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, REP लाइसेंस, replenishment license which earlier attracted VAT। Again, there is no exemption available to the trading in PLCs। Thus, PLCs are taxable as goods। ध्यान से सुनो, ये क्या खाली क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। पता है आपने कई बार सुन रखा होगा, ये अपने FR में हल्का FR के अंदर पढ़ा होगा, सबको ग्रीन एमिशन कितना रेमिट कर सकती है फैक्ट्री, उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट से ज़्यादा अगर करते हैं तो सरकार पेनल्टी मारती है। लेकिन कोई और होता है जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, उसको जितना कोटा मिला था पोल्यूशन करने का उससे कम कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी क्रेडिट होते हैं। ये क्रेडिट ये उनको बेचते हैं जिन्होंने वायलेशन किया है, ताकि उनको पेनल्टी ना लग जाए। ऐसा कुछ सुना है क्या जीवन में, सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा यार ये चीज़, तो अब CA फाइनल में आ गए तो सुना ही होगा, CA फाइनल में नहीं भी हो, अगर IPCC में भी हो तो भी ये सुना होगा, ठीक है। आगे रिपीट करूँ क्या वापस से, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट हर वो फैक्ट्री, हर वो कंपनी जो पोल्यूशन फैलाती है उनको एक कोटा देती है। एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप 10 किलो, कंपनी A को बोला कि आप 10 किलो पोल्यूशन कर सकते हो, कंपनी B को बोला आप भी 10 किलो कर सकते हो। अब कंपनी A को 10 किलो का कोटा था, मगर कंपनी A ने इतना ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया कि कंपनी A ने क्या किया, सिर्फ 4 किलो ही पोल्यूशन किया। कहने से कंपनी A के पास 6 किलो का अब क्रेडिट बच गया है। वो 6 किलो गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है कि ये जो आपका क्रेडिट बच गया है ना, जो आपने कम एक्सप्लॉइट किया नेचर को, वो आप किसी को बेच भी सकते हो। अब आपके पास जहाँ कंपनी B, कंपनी C है, कंपनी B ने 15 किलो गैस प्रोड्यूस कर लिया, 15 किलो पोल्यूशन कर दिया। अब अगर कोटा था 10 किलो का, तो या तो ये जो एक्स्ट्रा 5 किलो इस्तेमाल कर लिया है उस पर पेनल्टी भर दे गवर्नमेंट को, या फिर ये जो एक्स्ट्रा 5 किलो है किसी ने कम कंज्यूम किया होगा उससे वो क्रेडिट परचेज कर ले। ऐसे क्रेडिट बिकते हैं, तो जो क्रेडिट इस तरह से बिकते हैं ना, तो गुड्स माना जाता है। बस यही समझाया जा रहा है। सर यहाँ पे तो कुछ और बात हो रही है। उन सबको जैसे गुड्स मानते हैं ना, वैसे ही जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होते हैं ना सर्टिफिकेट, इसको भी गुड्स मानते हैं। सर ये क्या मालूम है, हर बैंक को, जैसे खास करके हर नेशनलाइज्ड बैंक को एक कोटा दिया जाता है कि इतने पैसे आप जितना भी लोन देंगे उसमें से इतना परसेंटेज आपको गरीबों को, गरीब नहीं बोल सकते सॉरी, प्रायोरिटी सेक्टर, अब जो भी गवर्नमेंट ने बोला है, जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया प्रायोरिटी सेक्टर, आपको इतने पैसे
इन लोगों को ही देने हैं, देने ही पड़ेंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल 1000 करोड़ का लोन दे रहे हो, सपोज 10% बोला गवर्नमेंट ने, तो 10% मतलब क्या हो गया, 100 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब कोई बैंक ये कोटा फुलफिल नहीं कर पाई तो आरबीआई डंडा मारेगी। किसी और बैंक ने ज्यादा फुलफिल कर दिया तो उसके बाद आ जाएंगे क्रेडिट, उस क्रेडिट को ये बेच सकती है इस बैंक को। सेम वैसे ही हिसाब किताब है। तो यहाँ बस क्लैरिफिकेशन है कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है भैया, हम इसको गुड्स मान के सप्लाई ऑफ गुड्स मान के जीएसटी चार्ज कर लेंगे। आई होप समझ में आया, नहीं समझा कुछ दिक्कत तो टेलीग्राम तो है ही, बिकॉज इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना एक ही चीज़ को, जिसको समझ गया उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिसको नहीं समझा टेलीग्राम पे आ जाओ, समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So this was schedule 2, which was a sort of an understanding from the department wherein they tried to explain that few of the things wherein the taxpayers or the practitioners may get confused whether the particular supply is a supply of goods or supply of services. So government took a step, clarified few things in advance so that it can avoid conflict in future. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी, यानी कि शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में ना पूरी की पूरी एक लिस्ट है। वो लिस्ट ये बताती है कि ये जो हमने शेड्यूल 3 में लिख रहे हैं ना, ये ना तो गुड्स है और ना तो सर्विस है, ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये सिंपल है, देखो यहाँ पे पहली चीज सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, तेरी सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है वो आपको लग रहा है सर्विस, लेकिन अगर वो सर्विस एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंदर दे रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, सर्विस इसमें जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कभी देखा आपने आपके डैड या आपकी मॉम जहाँ जॉब पे जा रहे हैं वहाँ पे सैलरी पे आपको जीएसटी लग रहा है? नहीं लगता। क्यों? बिकॉज वो शेड्यूल 3 में लिखा है। और क्या क्या बोल दिया साफ साफ, ये जो एम्प्लॉयमेंट टर्म में जो सर्विस यानी कि जो सैलरी वगैरह मिलती है, ये क्या है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भैया समझ में आ रही है बात? अच्छा सर, इसीलिए हमारे डैडी की जॉब के सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। मैंने कहा हाँ। आगे, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कभी कोई कोर्ट वोर्ट में आप गए रहेंगे ना, तो वहाँ पे जो फीस वगैरह लगती है, कोर्ट जो भी सर्विस देती है उसके कुछ ना कुछ पैसे लेती है, नॉमिनल पैसे लेती है। वो जो कोर्ट पैसे लेती है, अगर एग्जाम्पल कोई सर्विस कोर्ट की 100 रुपये की है तो 100 रुपये देने हैं आपको, 100 रुपये देने, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। बिकॉज क्यों? कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली सर्विस वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट नहीं, सॉरी, वो क्या है, शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट पे कवर। इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, सब सिंपल है। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या, वही आपका एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, ये सब गवर्नमेंट के आदमी। ये लोग जो सर्विस देते हैं ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ भी नहीं होता है, बस वही लिखी है यहाँ पे। ठीक है, ये पढ़ लियो, कुछ नहीं है इसके अंदर। सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। ये भी अब सिंपल सी कहानी है, इसको मैं हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ और करवाता हूँ। सोच के देखो, कोई इंसान मर गया, अब आप उस इंसान के लिए थोड़ी सी जगह मांगने जा रहे हो कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में उस बॉडी को जलाने के लिए जो भी उनके गवर्नमेंट के चार्ज है, बीएमसी के चार्ज है, आप वो चार्ज दे रहे हो। और वो चार्ज देते वक्त सपोज वो चार्ज 200 रुपये होगा, चार्ज देते वक्त आपका दिमाग ऑलरेडी खराब है, 200 दे रहे हो और 200 के बाद सामने वाला बोलता है ला भैया जीएसटी भी दे। तुम बोलोगे गवर्नमेंट कितनी बड़ी चिंदी चोर है यार, साला कोई मर गया है, इस पे भी उस गवर्नमेंट को जीएसटी मांगता है।
गवर्नमेंट तुम्हारी भावना समझ गई कि यार ऐसे मौके पे जीएसटी मांगने का मतलब है अपने वोट पे कुल्हाड़ी मारना। गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस सब सर्विसेज पे जीएसटी हम कभी नहीं मांगेंगे, बिकॉज क्या बोल दिया हमने, दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो साथ में क्या है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, वो जो मर चुका है उसको पता, कई बार देखते हैं एम्बुलेंस पे यहाँ से वहाँ कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पूरे केस में जो ट्रांसफर जो भी हो रहा है ना, वो मतलब गुड्स सर्विस कुछ भी नहीं, वो माफ कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये क्या है, बिल्डिंग पता है, मैंने एग्जांपल तुमको सिखाया था पूरा फ्लैट का, ये उसकी बात कर रहा है। लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी या बिल्डिंग बन चुकी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके सेल जब होता है तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसीलिए वो इस लिस्ट में आता है, शेड्यूल 3 में आता है। लेकिन अगर घर बना नहीं है, घर बन रहा है, यानी कि पैरा 5B क्या है मालूम, जो मैंने सिखाया था ऊपर अभी आपको, पैरा 5B शेड्यूल 2 वाला पूरा जो सिस्टम सिखाया था पूरा, वहाँ कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात हो रही थी। तो अगर घर बना नहीं है, सपनों का महल बनने वाला है, तो वहाँ सर्विस मान के, उसको सर्विस मान के टैक्स मांग लेते हैं। घर बन चुका है तो भैया नहीं मानेंगे। बस वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, मैं इसको पूरा कवर कर चुका हूँ मेरे उसी एग्जाम्पल में, तो आप उससे रेफर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सटेबल क्लेम्स हमने पहले सीख रखा है कि वो है ही नहीं, मतलब वो डेफिनेशन से बाहर है गुड्स के। लेकिन उन्होंने बोला है कि एक्सटेबल क्लेम्स तो नहीं है, मतलब उन्होंने वापस रिपीट किया है कि एक्सटेबल क्लेम्स तो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सटेबल क्लेम्स के अंदर ही लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग आती है, भैया इस पे जीएसटी लगेगा। मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे, इन पे जीएसटी है, तो क्या पे लिखा है, अदर देन, एक्सेप्ट मतलब अदर देन, इन पे है। एक्सटेबल क्लेम्स किसी पे भी नहीं है, बट इन तीनों चीजों पे लगेगा। तुमको पता है लॉटरी बैटिंग क्या होती है यार, गैम्बलिंग क्या होती है, तुम सबने जन्नत देख रखी है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। ये क्या है, इसके लिए आपको पहले सीखना होगा टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है आपका इंडिया। प्लीज़ ड्राइंग पे कुछ मत कमेंट करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। हाँ, ये इंडिया है। पतंग जैसा बन गया मेरे से, तो आई एम सॉरी, किसी की भावनाएं आहत पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, मगर परंतु हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुनो ध्यान से, ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे कोई देश है चाइना, और बोलो यहाँ पे कोई देश है यूएसए। अब क्या हुआ ना, इंडिया में एक बंदा बैठा है, कौन, अपन मिस्टर एनएस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट क्रिटिसाइज, मिस्टर एनएस। मैंने क्या किया, मैंने बोला कोई माल ऐसा है जो चाइना में 10 रुपये का बिक रहा है, और उसको मैं, नहीं यार चाइना एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हटा इसको, लेट्स टेक जापान। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। मैंने बोला कोई सामान ऐसा है जो जापान में 10 रुपये का मिल रहा है, और वो यूएसए में मैं बेच सकता हूँ 30 रुपये में, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। अच्छा, मैं एक काम करूँ क्या मैं आपको ये तीनों पॉइंट एक साथ में समझा दूँ प्रॉपर विद अ चार्ट। क्या बोलते पब्लिक बोलती है अरे सर समझाओ ना, आप इतना पूछते क्या हो, नेकी और पूछ समझाओ आप। मैंने बोला लो आ जाओ, शायद मोस्टली चैप्टर का लास्ट चार्ट रहेगा ये, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इसको ये बोलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, मजा आएगा, देखो मजा, एकदम मजा आएगा। डिफरेंट वो तीनों केस कवर कर लूंगा मैं यहाँ पे। थोड़ा अच्छा बन गया इस बार यार। ये इंडिया है, ये यहाँ पे है जापान, और ये मान लो इधर है यूएसए। अब क्या किया मैंने, क्या देखा, कुछ जापान में 10 रुपये का मिल रहा है जो मैं यूएसए में समझो 25 रुपये का बेच सकता हूँ। तो मैंने क्या किया मालूम है, मिस्टर निक
मिस्टर निक ने क्या किया, मिस्टर निक ने जापान में फ़ोन किया, सर मेरे को 10 रुपये का माल चाहिए, दे रहे हो क्या? जापान ने बोला ले लो। मैंने कहा ठीक है दे दो। जापान ने बोला एड्रेस लिखाओ। मैंने कहा रुको 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 रुको, मैं तो इंडिया में रहता हूँ बट आप इंडिया में मत माल भेजो, मेरे को ना ये माल यूएसए में चाहिए, प्लीज आप वहाँ भेज दो ना। अब जापान वाले को तो भेजना ही है ना। बोला ठीक है मैं यूएसए भेज दूँ, लिखा एड्रेस लिखा, तेरा पिन कोड लिखा, चल। तो क्या किया, फर्स्ट केस में क्या हुआ, जापान ने सीधा माल कहाँ भेज दिया, यूएसए में। अब ध्यान से सुनो भैया, बिल तो मैं ही बनाऊंगा, बिल तो मैं ही बनाऊंगा। जापान को बोला सामान वहां भेजो, बिल मेरे को भेजो, मैं पैसा देगा तुमको। तो क्या किया, मैंने जापान को पैसा दे दिया, यूएसए वाले को बिल इश्यू कर दिया और यूएसए से 25 रुपये ले लिए, वहां से 25 लिए, जापान को 10 रुपये दे दिए, 15 रुपये का प्रॉफिट, बल्ले बल्ले। गवर्नमेंट ने बोला ये, अच्छा सुनो ध्यान से, अब ये जो इंडिया है ना, इंडिया, क्या गवर्नमेंट जापान में जाके जीएसटी मांग सकती है क्या, इंडिया वाली गवर्नमेंट? नहीं। क्या गवर्नमेंट यूएसए में जाके जीएसटी मांग सकती है क्या? नहीं। क्या गवर्नमेंट हिंदुस्तान में तुमको चूस सकती है टैक्स मांग मांग के? यस। तो क्या बोलते हैं हिंदुस्तान को, इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से टैक्सेबल टेरिटरी। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर जो भी उनको सबको क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, जो क्या बात कर रहा था, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप माल बेच रहे हो, आप भले ही प्रॉफिट कमा रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो माल इंडिया में सरजमीन पे कदम ही नहीं रख रहा है, उस पर हम क्या तुमको सप्लाई बोल के तुमसे जीएसटी मांग ले? हम लोग इतने मूर्ख नहीं है, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है 10 रुपया बाहर जा रहा है, 25 रुपया इंडिया में आ रहा है ना, फॉरेन करेंसी आ रहा है, गवर्नमेंट खुश है उसी से, बोला जा कोई टेंशन नहीं। तो क्या बोला, ऐसी चीज में नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट केस। सर सेकंड केस क्या है? मैंने कहा लो आ जाओ सेकंड केस भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कहने से यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या था, आपने जापान से मैं कहाँ दे रहा हूँ, अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कौन सी? यूएसए। दोनों नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में मैं सामान आपस में भेज रहा हूँ विदाउट सच गुड्स। याद रहे ये गुड्स इंडिया में नहीं आने मांगते हैं, इंडिया में नहीं मंगाया मैंने। तो क्या बोला, शेड्यूल 3 में क्या हो गया, नेगेटिव लिस्ट में आ गया, ना गुड्स ना सर्विस, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट केस क्या है, देखो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द ओरिजिन लोकेटेड इन ऑफसेट इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। ये क्या है, देखो यहाँ पे इधर ही एग्जांपल में आते हैं। अच्छा, ये वाली जो मैं आगे बात कर रहा हूँ ये सब कस्टम में एकदम डिटेल में आने वाला है, डिटेल में, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दर्द नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। देखो अब क्या हुआ, सेकंड, अच्छा नॉर्मल सुनो होता क्या है, यहाँ सुनो पहले, ये नॉर्मल केस सुनो होता क्या है। अब जैसे ही कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करते हो ना, बाहर से इंपोर्ट, तो वो इंडिया जब इंपोर्ट करते हो ना, तो ये सपोज ये आपका इंडिया का ये जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल है ना, इसको हम बोलते हैं, यहाँ से आपका इंडिया शुरू हो जाता है, इस पॉइंट से इंडिया शुरू हो जाता है और यहाँ से इंपोर्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इंडिया के अंदर टेरिटरी में अंदर आता है ना, तो यहाँ पे पोर्ट, ये पोर्ट बने हुए एग्जाम्पल, तो ये पोर्ट पे आता है पहले। जैसे ही ये पोर्ट पे आता है, मैं बता रहा हूँ इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होती है। जैसे ही ये पोर्ट पे आता है, पोर्ट पे आने के बाद ये कस्टोडियन के कस्टडी में पड़ा रहता है। आपकी जानकारी के लिए आप समझ लो किसके पास पड़ा रहता है, ये पड़ा रहता है कस्टम ऑफिसर के पास, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी हम कस्टम में सीखेंगे। कस्टम ऑफिसर के पास पड़ा रहता है। नाउ अब ये जो माल आ गया ना, माल आने के बाद ऑफिसर अपने कस्टडी में माल को रखता है और आपको वो माल कब देगा, जैसे आप गए पोर्ट पे, सर वो मेरा गुड्स है, तो पता है क्या बोलेगा, भाई पहले कस्टम भर और ले जा अपना माल। तो अब यहाँ देखो, ये जो पोर्ट पे माल पड़ा है, ये मुझे अपने ऑफिस लेके आना है इंडिया में, जहाँ से मुझे उस सामान को बेचना होगा आगे जाके।
तो ये पोर्ट पे ना दो चीज़ मिलती है अपने को। एक होता है मुझे फाइल करनी पड़ती है बिल ऑफ एंट्री, किसके लिए? कस्टम भरने के लिए। तो दो एंट्री होती है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। एक होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, एक होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब सर ये ध्यान से सुनो, सामान आ गया, इंपोर्ट कर लिया, पोर्ट पे पड़ा है, मैंने बोला लाओ गुड्स दो, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? भैया बिल ऑफ एंट्री फाइल कर फॉर होम कंजम्पशन, कस्टम भरो और लेके जा। बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि वो मैं इंडिया में खपत कराऊंगा, इंडिया में इस्तेमाल करूंगा या करना इंडिया में करूंगा। तो जब हम कस्टम भर देते हैं, होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देते हैं, तब वो गुड्स इंडिया में आ जाता है फाइनली, और इंडिया में हम उसको जो करना है कर सकते हैं। यहाँ तक समझा? तो ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करने के लिए आपको समय मिलता है। दूसरा बिल कौन सा है? फॉर वेयर हाउसिंग। आपके पास है ना तुरंत कस्टम भरने के पैसे नहीं है। पता है आपने क्या बोला डिपार्टमेंट को? साहब एक काम करो, आप है ना आप लोगों के अपने खुद के वेयर हाउस पर रखवा दो, मेरे पास पैसा 20 दिन बाद आएगा, तब मैं आपसे अपना माल ले जाऊंगा, और तब जब माल लेके जाए तो क्या फाइल करना है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यानी कि इन शॉर्ट आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप माल को अपने इंडिया में सर जमीन पे प्रॉपर जहाँ लेके जाने वाले के जा सकते नहीं है। यानी कि आपके पास कौन से ऑप्शन हो गए? पहला ऑप्शन तुरंत फाइल करो, माल ले आओ। दूसरा ऑप्शन अपने वेयर हाउस में रखवा पाए, इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। जब वहां से माल उठाना है तब कस्टम भरेंगे, और तब क्या भरेंगे? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो अब आया मेरा सेकंड केस। सेकंड केस देखो क्या बोलता है, अब तुमको समझ में आ जाएगी बात। देखो यहाँ पे सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी अदर पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्या है? देखो यहाँ की बात हो रही है। अब क्या मालूम है, मैंने जापान से माल मंगाया, अरे हाँ जापान से माल मंगाया, ये मैंने ना वेयर हाउसिंग में रखवा दिया गवर्नमेंट के, और अब तक मैंने क्लियर नहीं करवाया होम कंजम्पशन के लिए। क्लियर करवाने तक कस्टम तो भरा ही नहीं है। जब तक कस्टम नहीं भरा, इसको बाहर का बाहरी गुड्स मानते हैं, कस्टम नहीं भरा अब तक मैंने। तो वहां उस केस में अगर एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस ट्रांसफर को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अब तक देश का तो पार्ट बना ही नहीं है, वो बाहर का बाहर मान रहे हैं, उसको नहीं मानते। सर फिर वो जो फाइल करेगा, जिसको वो देगा बेचेगा, वो तो फाइल करेगा होम कंजम्पशन, जो फाइल करेगा उससे जीएसटी मांग लेंगे। लेकिन ये बंदा, मैं जिसने गुड्स मंगाया है, वो किसी और को दे रहा है, वेयर हाउसिंग में पड़े पड़े किसी और को ट्रांसफर करा, ले तू ले जा ये गुड्स को, तो मैं जो ट्रांसफर कर रहा हूँ उस पर कोई जीएसटी नहीं। मगर जब वो बंदा जो छुड़वाएगा वहां से माल कस्टम भर के, वो जो बेचेगा, उसको तो जीएसटी आएगा ही आएगा। ठीक है? थर्ड केस क्या था? थर्ड केस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनिंग टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये भी सेम वैसा ही है। किधर गया? हाँ, क्या है अगेन? अब इसको ना हाई सी सेल्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, अगर आप पानी में ही इंडिया में मंगाया था, मगर आने के पहले ही आपने किसी और को बेच दिया, अब तक होम कंजम्पशन फाइल किया क्या? बिल ऑफ एंट्री नहीं ना, आपने पहले ही बेच दिया ना किसी को, तो जो पहले ही बेचा ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस कुछ भी नहीं। बस इतना ही खाली समझाना चाहता हूँ। ये जो मैंने पूरा पार्ट बताया, अगेन रिपीट, ये पूरा का पूरा पार्ट कस्टम में आएगा, इन डेप्थ इन डिटेल आएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ब्रीफ शॉर्ट समरी दिया है ताकि बस आपको एक आइडिया आ जाए। बाकी पूरा पार्ट कस्टम में, ये वाला पार्ट सीखने वाले। तो कहना इससे मैं आपको हैप्पीली कह सकता हूँ, सर कहो ना, कब से कह ही रहे हो, आप ही तो कह रहे हो। मैंने कहा ये जो तीनों पार्ट है ना, ये आपको मैं कस्टम में इन डेप्थ सिखाऊंगा वापस से। ये जो सिखाया ये टाइम पास था, कस्टम में सीखेंगे फुल फ्लेज। ठीक है? तब याद दिला दियो। अच्छा, ये जो मैंने पूरा पढ़ा है ना, उसी का एक चार्ट है, जिसको आप वापस चाहो तो हल्का फुल्का रिवीजन कर सकते हो। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, ये वापस से रिवीजन का भी रिवीजन है। ठीक है? तो आप इसको देख लियो। नेक्स्ट जो मेरे लिए बचता है, अच्छा इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ और है क्लैरिफिकेशन। क्या यहाँ पे कुछ और पढ़ाने के लिए है क्या? बीच में कोई सर्कुलर बर्कुलर फर्कुलर कुछ है क्या? क्या आप लोगों को मॉड्यूल पूरा कवर करने का है ना? इंस्टीट्यूट कहीं से कुछ भी पूछे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना मांगता है। ये देखो है कुछ क्लैरिफिकेशन, मैं यहाँ पर नोट करना रह गया, आप चाहो तो यहाँ नोट कर लो।
आप भी कर लेते हैं अपन। इसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन पढ़ने हैं जो है पेज 2.57 क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, आ जाओ, सिंपल है ये सब। ये कह रहा है कि जो एक्टिविटी पंचायत, मत पहुंच जाना उस पंचायत सीरीज के अंदर जीतू भैया थे, है ना, चलो समझ लो, उसी से भी आपको चलेगा। जो पंचायत में जीतू भैया, उनकी जो पूरी पंचायत की जो वो टीम है जो वहाँ पे वो सर्विस देती है, वो सर्विस को क्या बोला, उनको बोल दिया कि भाई आपका भी जो ये सर्विस है ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है। ठीक है, इसको भी नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, ये देखो, इसे कहते हैं दोगलापन। किसका दोगलापन? सर गवर्नमेंट का दोगलापन। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? सुनो ध्यान से क्यों बोल रहा हूँ, देखो मजा आएगा तुमको, सुनो। देखो, स्टेट गवर्नमेंट आपको बहुत सारे सर्विसेज देती है और वो सभी सर्विसेज पे कोई जीएसटी माफ नहीं है। देखो हमने लिस्ट भी पढ़ी पूरी की पूरी, सभी पे माफ नहीं है, बहुत सारे सभी पैसे लगते हैं, जीएसटी लगता है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब है ना, अगर आपको किसी को भी अगर आपको दारू की दुकान खोलनी है तो क्या चाहिए आपको? लीकर लाइसेंस चाहिए, अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस कौन देता है? मोदी साहब नहीं देते। हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लीकर बेचने का, लाइसेंस का लेने का। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी लीकर बेचने का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे तो गवर्नमेंट ऐड देता है, बताता रहते हैं, सब बोलते हैं, सब नेता वेता बोलते रहते हैं ये पीना वीना अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, एंड ऑल दोज सो कॉल्ड स्टफ्स। बट अब देखो एग्जांपल समझो कि आपको दुकान खोलनी है, आपको जाके लाइसेंस देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डीमोटिवेट करना चाहती है तो लाइसेंस कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हर किसी का मन ही ना हो दुकान खोले लाइसेंस लेके। तो सपोज करो लाइसेंस कॉस्ट 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल सपोज करो। अब अगर इस पे जीएसटी भी लगा देते हैं 18%, अच्छा एक सेकेंड ना, अल्कोहल खरीदना बेचना उस पर जीएसटी वैसे भी नहीं लगता। आपको याद होना चाहिए जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, वहीं पे हमने सीख रखा है लीकर फॉर होम कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो अल्कोहल सेल परचेस करने वाला काम होता है ना, ये जीएसटी के दायरे के बाहर है। अभी तक इस पर वैट, एक्साइज वही सब लगता है, उनकी बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ एक सर्विस की जो स्टेट गवर्नमेंट देती है लाइसेंस देने का ऑफ अल्कोहल। तो वो लाइसेंस की कॉस्ट 1 लाख है, अगर 18% उस पर जीएसटी होता तो कॉस्ट क्या बन जाती? 1,18,000 बन जाती। कहना ऐसे कुछ लोग होते हैं डीमोटिवेट कि वाई शुड वी गो एंड ओपन दिस शॉप, बहुत महंगा है लाइसेंस। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मजे लिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस बेच रही है वो सर्विस नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस मान के उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया और बोला इस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। 1 लाख का कॉस्ट है, 1 लाख ही देना पड़ेगा। हो गया दोगलापन। पॉलिसीज बनाते हैं कि नशा छोड़ो अभियान बनाते हैं और एक दूसरी तरफ नशे को प्रमोट भी कर रहे हैं। अब ये मेरा स्टाइल था तुमको याद करवाने का, इसको मत ले लेना पूरी तरह सीरियसली, बट दोगलापन तो है। और ये खाली क्लैरिफिकेशन है, जो बाकी चीज़ें गवर्नमेंट देती है, जब गवर्नमेंट कोई ग्रांट ऑफ प्रिविलेज देती है, लाइसेंस कुछ भी देती है, वो सब पर तो जीएसटी आता ही आता है। सिर्फ एक लीकर के लाइसेंस के ऊपर जो है उस पर जीएसटी नहीं है। नाउ नॉन सप्लाई इज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन। अब ये क्या है? ये ना, ये चलो इस पे आ जाओ, वन बाय वन देखो। ये भी अच्छे क्लैरिफिकेशन है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, ये बहुत लॉजिकल है। ट्रेन्स दे ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। विल यू कॉल, अगर स्टेट महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है तो क्या आप ये कहेंगे कि महाराष्ट्र की रेलवे ने गुजरात को ये ट्रेन बेच दिया है? नहीं, क्योंकि वो क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपने कोई टैंकर से कोई माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट भिजवाया है, क्या आप कह देंगे कि आपने वो टैंकर ही बेच दिया? नहीं, आपने टैंकर थोड़ी बेचा है, टैंकर के अंदर का माल बेचा है। बस ये खाली क्लैरिफिकेशन है कि ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये अपने आप में जब इनकी मूवमेंट हो रही तो इनको हम लोग ट्रांसफर या सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन
अगर जो मैंने टैंकर में माल बेचा है, मैंने साथ में वो टैंकर भी बेच दिया, वो टैंकर दोबारा आएगा ही नहीं मेरे पास में, तो फिर वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी सेल या सप्लाई मान लेंगे। समझ में आता है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एग्जाम्पल, मैं कार से कुछ भेज रहा हूँ, तो कार से भेजना मतलब मैंने कार नहीं बेची, कार करने का सामान दिया है कि जा सामान डिलीवर करके आ जा, तो जो सिर्फ सामान दिया वही सेल है, वो कार भेजा वो सेल नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि साथ में कार भी रख ले, तो फिर वो कार भी सेल हो गई। बस उतनी बात है यहाँ पे। सेम जो वहां पे था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, सेम यहाँ पे। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स। अब मालूम है ये क्या है? आपने क्रेन वेन सुनी ना, क्रेन वेन, है ना? अब ये सब क्या होता है ना, ये कई बार कुछ काम होता है, कोई काम है राजस्थान में, तो महाराष्ट्र से कोई क्रेन चली गई, 4 5 6 7 क्रेन चली गई, तो जो क्रेन वहाँ चले गई, ये कुछ टाइम के लिए वहाँ गई, वापस महाराष्ट्र में आ जाएगी, तो ये क्रेन वहाँ जाके वापस यहाँ पे आ गई, तो क्या आप ये कहेंगे कि क्रेन बेच दी हमने वहाँ पे? नहीं, सिर्फ कुछ काम करने दोबारा आ गई, तो क्रेन देना इज नॉट अ सप्लाई। ये क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट चीज पता है, रोड साइड असिस्टेंस की वैन्स घूमती रहती है, जिसपे ना स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब काफ़ी कुछ पड़े होते हैं। तो सपोज करो कोई वैन ऐसी है जो महाराष्ट्र से गुजरात घूमती रहती है, हाईवे के ऊपर घूमती रहती है। किसी की कार खराब हो गई, अब उसको कोई नट लूज हो गया था, वो नट इस एजेंसी ने, इस कंपनी ने नट लगाया, उसमें फिट किया, तो वो जो टूल्स हैं, वो जो रिग्स हैं, वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं, क्या वो सभी के सभी जो वो ट्रक लेके घूम रहा है, क्या उसको सेल मान लेंगे? नहीं, जब वो किसी में इंस्टॉल होगा तो सेल है, वरना तो वो सेल है ही नहीं ना, पड़ा है घूम रहे साथ में लेके। ठीक है, बस ये क्लैरिफिकेशन था। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी, वहां पे ये वाली पूरी बात डिटेल में करेंगे, फिलहाल हल्का सा समझ लो। सप्लाई मस्ट बी मेड बाय, 2 चीज होनी चाहिए जीएसटी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब सुनो, अपन जीएसटी के अंदर घुस रहे धीरे धीरे, और भी है। अगर आपको जीएसटी चार्ज करना है तो 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ऑब्वियसली। अब सपोज जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, आप अगर अपने दोस्त को अपना एक पेन बेचोगे 10 रुपए का, तो क्या आप उस पर जीएसटी भरोगे? नहीं ना। आप अगर टैक्सेबल पर्सन हो तो 5 रुपए का पेन बेच के उस पर भी जीएसटी भरोगे, अरे 1 रुपए का माचिस बेच के उस पर भी जीएसटी भरोगे। लेकिन कब? अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, यू शुड बी टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट, सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। कई सारे सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं आता। जैसे आप दूध लेने जाते हो, वो सब क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, थोड़ी उस पर जीएसटी आता है। कभी देखा दूध वाले ने बोला कि 70 रुपये प्लस जीएसटी दो? नहीं, क्योंकि वो क्या, एग्जेम्प्ट सप्लाई। आगे आएगा चैप्टर में, डोंट वरी। ठीक है, तो यानी कि 2 चीज से अगर सेटिस्फाई होगी कंडीशन, तब जाके जीएसटी चार्ज होगा। पहली कंडीशन क्या है, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए बंदा। दूसरी कंडीशन, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई होना चाहिए, या टैक्सेबल गुड्स या सर्विस का सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हैंस अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट, अच्छा ये एक चीज और सुनो सर, एक बंदा जिसने थ्रेशोल्ड, ये आगे आएगा, ये अगले चैप्टर में आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर लिमिट है 40 लाख की, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, 40 लाख क्रॉस किया तो अब अगर आपने 40 लाख, एक सेकेंड, अब समझो अगर आपने 40 लाख क्रॉस कर दिया, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, और गवर्नमेंट को बोलते हैं मैं तो टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है मैंने। गवर्नमेंट ने कहा बेटा तू नहीं बचेगा, रजिस्ट्रेशन ले या मत ले, तेरे पे लायबल था ना, तो हम क्या मान लेंगे, तो टैक्सेबल पर्सन ही है। ये सब आएगा आगे, सब चिंदी बिंदी बात है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, ये पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। इन शॉर्ट, एग्जाम नहीं है वो क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है, आगे आएगा, डोंट वरी। हाँ, अब ये है चैप्टर की लास्ट चीज, एकदम लास्ट चीज। अब आई डोंट नो ये लेक्चर कितना लंबा हो गया है, अगर ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहिए। छोड़ो क्या ब्रेक करें, आ जाओ ख़त्म करते हैं इसी के अंदर। ओके, ठीक है। नाउ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से। 2 बातें हैं। पहली बात, कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज। एग्जाम्पल दूँ क्या, समझ लोगे उसी से? सर दे दो, मैंने कहा लो सुन लो, एक सेकेंड रुको, आपको इसमें नहीं, ये ना फिर आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड
एक लेक्चर में इनिशियली इतना टाइम डालना फिर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। तो एक काम करेंगे, हम इसको आज यहीं स्टॉप करेंगे। मैंने भले ही कहा था लास्ट पार्ट है, बट कोई बात नहीं, एक पार्ट छोटा सा और आ जाएगा आधा घंटे का, क्योंकि अगेन आधा घंटा जाएगा आगे वाले पार्ट में भी, ठीक है। एंड वो लेक्चर फिर बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। एंड आई गेस ऑलरेडी लेक्चर 1.25 घंटे के ऊपर का हो चुका है, ऐसा मेरे को लग रहा है, दिख नहीं रहा सिस्टम बट लग रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भैया लोगों तक शेयर करते रहिए, ताकि कुछ तो करें जीवन में, हम भी और आप भी और वो लोग भी। चलिए मिलते हैं, गुड बाय।